हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और आज भी आपका करंट अफेयर आ गया, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज डेट है 21 अगस्त 2020 और आज का पहला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग सूची में किस शहर को दूसरा स्थान दिया गया? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। दूसरा स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 की 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सूरत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि पहला स्थान किसे मिला हुआ, तो यह पहला स्थान हमेशा की भांति इंदौर को मिला। इंदौर लगातार 4 साल से पहले स्थान का खिताब जीत रहा है, तो इंदौर पहले स्थान पर, इस साल सूरत दूसरे स्थान पर और नवी मुंबई ये तीसरे स्थान पर मिला हुआ था। यह टॉप 3 जो है इंडिया के सर्वेक्षण रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें भारत के 4242 शहर यानी 4242 शहर ने इसमें पार्टिसिपेट किया गया था और इसमें से प्रथम स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ। यह सर्वेक्षण केंद्र सरकार के द्वारा कराई जाती है। इसमें सबसे निचला स्थान यानी सबसे नीचे जो स्थान था वो बिहार की राजधानी पटना को मिला हुआ है और इस पुरस्कार की घोषणा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। उन्होंने 129 शहरों को पुरस्कृत किया। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। वैज्ञानिक रसेल किर्स का हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इन्होंने पिक्सल का खोज किया हुआ था। इन्होंने डिजिटल फोटोग्राफी की दुनिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया हुआ था। इन्होंने पिक्सल के साथ साथ दुनिया का पहला डिजिटल तस्वीर जो होता, फोटो होता, उसको स्कैन भी इन्होंने ही किया था। यानी सबसे पहले डिजिटल फोटो का स्कैन भी रसेल किर्स ने ही किया हुआ था। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। पिक्सल, हमारे बहुत सारे मित्र पिक्सल नहीं समझ पा रहे होंगे कि पिक्सल क्या होता है। बहुत सारे लोग समझते भी होंगे, तो जो नहीं समझते होंगे उनको फिर से एक बार हम समझा देते हैं कि पिक्सल का मतलब होता है डिजिटल डॉट। ये डिजिटल जो डॉट होता है यही पिक्सल होता है। इससे फोटो में, वीडियो में या मोबाइल का जो आप स्क्रीन देखते हैं, कंप्यूटर का स्क्रीन देखते हैं, ये सब इसी पिक्सल के थ्रू आपको स्क्रीन पे कोई चीज़ दिखाई देता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? रसेल किर्स। सोचिए कि इन्होंने कितना बड़ा आविष्कार किया हुआ था। अगर ये डिजिटल डॉट नहीं रहता, पिक्सल नहीं रहता, तो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी फोटो को जो हमारे मोबाइल पर देखते हैं वो अच्छे से हम नहीं देख पाते हैं। तो यही एक पिक्सल होता है और इन्होंने इसका आविष्कार 1957, यानी सोचिए कि 1957 में, उस समय जब इन्होंने ये आविष्कार किया था, ये किसी करिश्मा से कम नहीं था। इन्होंने अपने पुत्र का 2x2 यानी 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा एक ब्लैक एंड वाइट फोटो थी, जिसका कंप्यूटर के स्क्रीन पर स्कैन करके उन्होंने पहली बार दिखाया हुआ था। यानी पहली बार कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी फोटो को स्कैन किया गया था तो वो इनके पुत्र का किया गया था और इन्होंने इसे करके दिखाया हुआ था। यानी इन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में और आधुनिक डिजिटल के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान दिया हुआ है। इन 91 वर्ष की उम्र में इनकी निधन हो गई। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना। इनके नाम में कोरोना लगा है। जो अभी पूरा कोरोना जो है पूरा दुनिया के ऊपर काल बन के बैठा हुआ है, तो ये अभी 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ भी लिए। इन्होंने लिबरेशन पार्टी के डैनिलो मदीना की जगह ली, उन्होंने हरा दिया। और ये लिबरेशन जो पार्टी थी यह पिछले 16 वर्ष से डोमिनिकन गणराज्य में यह शासन कर रही थी और ये सत्तारूढ़ पार्टी थी, तो इसको इन्होंने हरा कर, और इनकी पार्टी का नाम क्या था? इनकी पार्टी का नाम है मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी। इन्होंने 53% इनकी पार्टी ने वोट प्राप्त किया और ये राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और इनका जो विपक्षी दल था, जो अब तक सत्तारूढ़ था, उसे 37.7% वोट प्राप्त हुआ। अब थोड़ा डोमिनिकन गणराज्य के बारे में जानते हैं। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंटो डोमिंगो, नाम क्या है? सेंटो डोमिंगो, और इसकी मुद्रा है डोमिनिकन पीसो।
चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में गंगा नदी के तट पर किस शहर को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया? आपने जो दूसरा पहला क्वेश्चन देखा गया था उसमें शहर के बारे में पूछा गया था, इसमें पूछ रहा है कि गंगा नदी के किनारे शहर, तो सिर्फ शहर पूछे और गंगा नदी के किनारे पूछे तो इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए हमने दो क्वेश्चन को लिया कि आपको दोनों के बीच में अंतर समझ में आया। ये सब शब्दों का खेल है, एग्जाम में आप शब्दों पर ध्यान देंगे तो आप 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही कर लेंगे, नहीं तो बहुत सारे 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको आता है और एग्जाम में आप उसे गलत कर लेते हैं, आप वहाँ पर शब्दों का खेल नहीं समझ पाते। एग्जामिनेशन शब्दों के साथ खेलता है। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, शख्स में गंगा नदी के तहर पर सबसे स्वच्छ शहर, अगर कोई इसको ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो वो सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे मार देगा, तो सबसे स्वच्छ शहर में वो इंदौर को बोल देगा। लेकिन ये पूछ रहा है गंगा नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे में 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वाराणसी गंगा नदी के किनारे जो शहर उसमें सबसे स्वच्छ इसको घोषित किया गया है। और वाराणसी यूपी यानी उत्तर प्रदेश की एक शहर है। उत्तर प्रदेश से इस बार 3 शहर को इस लिस्ट में लिया गया है और वो 3 शहर हैं, एक तो वाराणसी हुआ, दूसरा शाहजहांपुर हो गया, तीसरा फिरोजाबाद हो गया। अब यूपी की राजधानी लखनऊ है। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यूपी की गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल है और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का भी एडिशनल गवर्नर के रूप में चार्ज दिया गया है। यूपी को 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, यानी अभी जो उत्तर हम लोग प्रदेश बोलते हैं यूपी, लेकिन पहले भी इसे यूपी ही बोला जाता था, लेकिन उसका मतलब होता था यूनाइटेड प्रोविंस। और 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, यानी इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस से बदल के उत्तर प्रदेश हो गया। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का ई संजीवनी प्लेटफॉर्म 2 लाख परामर्शों को दर्ज कर चुका है। इस सुविधा का उपयोग करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए और सही जवाब होगा। सबसे पहले देखेंगे यह स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल है ई संजीवनी प्लेटफॉर्म, जिसमें 2 लाख परामर्श दर्ज हो चुके हुए हैं और इस सुविधा का उपयोग करने वाला कौन ऐसा राज्य है जो प्रथम स्थान है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तमिलनाडु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, यानी प्रथम स्थान तमिलनाडु और दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश है। अब तमिलनाडु का हुआ और इसे स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करती है, तो थोड़ा स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। और तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं, लोकसभा की 39 सीटें और तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट है। और तमिलनाडु जो है तमिलनाडु के पास में, यानी तमिलनाडु में ही एक यूटी है, इस यूटी का नाम क्या है? तो पांडिचेरी। तमिलनाडु जो है भारत का सबसे नीचे वाला यानी साउथ मोस्ट स्टेट है। यह श्रीलंका के साथ इसकी जलीय सीमा है, यानी यहाँ जो भारत के जो मानचित्र होता है सबसे नीचे वाला जो शहर ये तमिलनाडु है और यहाँ पर जैसे श्रीलंका था, दोनों के बीच ये जलीय सीमा इसकी तमिलनाडु के साथ इसकी जलीय सीमा है और यहाँ पर भाषा तमिल बोला जाता है। और यह भारत में एरिया के हिसाब से 10वां रैंक इसको मिला हुआ है और पॉपुलेशन के हिसाब से यह भारत का 6ठा सबसे बड़ा राज्य है। चलिए आगे चलते आज के 6ठे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा 6ठा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। भारत किन 2 राष्ट्रों के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव शुरू कर रहा है? काफ़ी अच्छा कदम है और इसमें आपको ऑप्शन बताना है कि वो 2 राज्य कौन हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये तीनों मिलकर एक नया सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव को शुरू कर रहे हैं। और का ये जो सप्लाई चेन शुरू किया जाएगा इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है कि चाइना पर जो निर्भरता है, यानी चाइना की निर्भरता को कम करना है। जैसे अभी देखिएगा कि जो भी सप्लाई होता है मैक्सिमम देश वो चाइना पर, जैसे इंडिया भी चाइना पर ही निर्भर है, यानी मैक्सिमम जो हमारा सप्लाई आता है वो चाइना से आता है। तो इसकी निर्भरता को कम करने के लिए आपको पता होगा कि चाइना अभी जो चाइना के साथ था, सभी देशों का रिलेशन, भारत का रिलेशन तो चाइना के साथ अभी खराब ही चल रहा है, क्योंकि हम लोग के बहुत सारे जो सीमा है
वहाँ पर विवाद हो रहा है चाइना के कारण, उसने अपने सैनिकों को आगे कर दिया। ऐसे भी चाइना के साथ हमेशा सीमा विवाद होता ही रहता है, और हमारी जो सप्लाई होती है वो भी चाइना से ही होती है। तो इस बार आत्मनिर्भर भारत के तहत कि हम चाइना से सामान नहीं लेंगे और जो भी होगा हम खुद का ही, तो बहुत सारा ऐसा डील था चाइना के साथ जिसे कैंसिल कर दिया। इंडियन रेलवे ने कैंसिल किया, बहुत सारे रक्षा मंत्री ने, यानी बहुत सारा चाइना के साथ डील कैंसिल किया गया। या तो उसे अब किया जा रहा है कि आत्मनिर्भर के तहत वो जो सामान बाहर से चाइना से आते थे उसे खुद इंडिया में ही बनाया जाएगा, जिससे इंडिया की जो कंपनी है उसको विकास करने का अवसर मिलेगा और भारत का भी विकास होगा और चाइना पर निर्भरता कम होगी। उसी तरह ये सप्लाई चेन को भी चाइना पर निर्भरता कम करने के लिए इसे बनाया गया है, और इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया का भी सहयोग है। इसमें पहला यह इनिशिएटिव जो शुरू हुआ, इसमें पहला इनिशिएटिव जापान के द्वारा ही किया गया। इसमें तीनों देशों के कॉमर्स और ट्रेड मंत्री का एक पहला मीटिंग भी होगा जो अगले सप्ताह होगा। अब जापान ने किया हुआ, तो थोड़ा जापान के बारे में जानेंगे। जापान की राजधानी जो है, यह जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान की भाषा तो जापानी ही है, यहाँ की भाषा। जापान के पीएम शिंजो अबे, जापान के यहाँ पर इम्पेरर, तो जापान के इम्पेरर जो हैं ये हैं नोरहितो, यहाँ के इम्पेरर है। और जापान की मुद्रा यानी करेंसी जापानी येन है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, जापान की करेंसी तो जापानी येन है। और ऑस्ट्रेलिया भी है, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, भाषा इंग्लिश, पीएम स्कॉट मॉरिसन और यहाँ के गवर्नर जनरल, जी हाँ ऑस्ट्रेलिया में भी गवर्नर जनरल का पोस्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर जनरल कौन है, तो डेविड हर्ले यहाँ के गवर्नर जनरल। और यहाँ पर मोनार्क का भी पोस्ट है, तो यहाँ के मोनार्क है एलिजाबेथ II। और जनसंख्या के मामले में यह विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। आज के 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन, किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिगो का शुभारंभ किया हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसको ऑप्शन से देखकर आप समझ गए होंगे कि LVB यहाँ पर भी LVB है तो यही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को देने का लक्ष्य है कि आपको इसके बारे में थोड़ा और जानकारी मिल जाए। यह इंस्टेंट बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, इसको खोलने के लिए एक नई डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है। लक्ष्मी विलास बैंक यानी LVB के द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत इसके वेबसाइट पर जाकर बैंकिंग सर्विस का लाभ लिया जा सकता है। इसमें एक और भी बेनिफिट दिया गया कि अगर कोई ग्राहक चाहे तो LVB यानी लक्ष्मी विलास बैंक के आसपास की जो शाखा होगा उसमें जाकर अपना LVB डिजिगो जो खाता है उसको चाहे तो बदल कर नियमित खाता के रूप में कर लेगा, और चेक फैसिलिटी, डेबिट कार्ड और भी जो भी फैसिलिटी होती है बैंकिंग, उस फैसिलिटी को वो ले सकता है। ये काम क्या हुआ, तो इस काम को किया लक्ष्मी विलास बैंक यानी LVB। तो लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1926 में हुआ था। इसका प्रेजेंट टाइम पर हेडक्वार्टर, बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में है। दोस्तों बैंकों का हेडक्वार्टर से रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, उसे आप देखेंगे, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसमें जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं उस सभी बैंकों के स्थापना, हेडक्वार्टर, MD CEO और किस बैंक का विलय किस बैंक में हुआ, पूरा डिटेल के साथ उसमें वीडियो को बनाया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, उसे आप देखेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसका जो प्रेजेंट टाइम के MD और CEO है यह है S सुंदर। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ब्रिटेन के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए महामारी सेवा के लिए 19 विजेताओं का नाम घोषित किया गया। उसमें से आपको नाम बताना कि इस 4 ऑप्शन में से कौन है जो वो 19 लिस्ट में उनका नाम है। 4 ऑप्शन दिए गए और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रवि सोलंकी वो 19 व्यक्तियों में से एक है जिन्हें यह पुरस्कार मिला हुआ है। यह 19 पुरस्कार जो है यह 19 या तो इंडिविजुअल भी है या टीम ऑफ इंजीनियरिंग है, उनको यह पुरस्कार यानी इंडिविजुअल को भी दिया गया और टीम को भी दिया गया है यह पुरस्कार इंजीनियरिंग में एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए दिया गया है। रवि सोलंकी को क्यों मिला, तो रवि सोलंकी की टीम ने काफ़ी कम समय माना जैसे 2 दिन में, काफ़ी कम समय में इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास आवश्यक सामग्री को पहुंचाया। PPE किट या चाइल्ड केयर की सुविधा भी इन्होंने प्रदान की, इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गेनिक फार्मर की संख्या के मामले में भारत कौन सा स्थान है, यानी ऑर्गेनिक फार्मर में भारत का स्थान क्या है विश्व में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत प्रथम स्थान पर है ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में दुनिया में। और
ये फार्मर के मामले में प्रथम स्थान पे, और ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया यानी कितने एरिया पर फार्मिंग होती है ऑर्गेनिक, इस मामले में भारत 9वें स्थान पे, यानी किसान के मामले में प्रथम स्थान पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया के मामले में 9वें स्थान पर। आपको पता होगा कि अभी दुनिया के सभी देश ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जोर दे रहे हैं, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। इससे तीनों को फायदा होता है, किसको किसको, जो किसान फार्मिंग करता है उसको भी फ़ायदा होता है, जो कंज्यूमर जो फूड का यूज करते हैं खाते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, और इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। यह तीनों के लिए फ़ायदा करता है। आपको बता दें कि दुनिया का एकमात्र राज्य है सिक्किम, यानी दुनिया का पहला राज्य है अपना सिक्किम, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट घोषित हुआ है। यह दुनिया का पहला राज्य। अब सिक्किम और त्रिपुरा ने भी यह लक्ष्य रखा है कि वो भी पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक घोषित होंगे। और आपको ये पता होगा कि भारत में नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी राज्य हैं वो भारत के और जो राज्य हैं उसकी अपेक्षा ऑर्गेनिक खेती वहाँ पर ज़्यादा होती है, यानी वो लोग केमिकल का यूज कम करते हैं। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट साइड में। हम देखेंगे आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व में संसद के अध्यक्षों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कौन सा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए। ये संसदों हैं, जितने भी संसद का अध्यक्ष है उन सब का एक शिखर सम्मेलन हुआ अभी, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो अभी जो भी काम हो रहा है सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल ही हो रहा है। तो इस टाइम जो हुआ कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 5वां शिखर सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन का आयोजन जो वर्चुअली किया गया, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इसमें जनेवा के अंतर संसदीय संघ और ऑस्ट्रिया की संसद, ये दोनों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की सहायता से इस 2 दिवसीय जो सम्मेलन होगा उसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को शांति और सतत विकास का प्रदान करने के लिए इस सम्मेलन को किया गया, और इस सम्मेलन को पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म के विषय पर इसे आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन करने का उद्देश्य क्या था? तो इस सम्मेलन करने का उद्देश्य है कि एक बेहतर दुनिया के पुनर्निर्माण करने के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय देश है सभी देशों को एक साथ रहना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ऐसा करना, इसका लक्ष्य रखा गया। और इसमें भारत की ओर से लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर हमारी प्रयास आपको अच्छी लगी होगी तो आप हमें एक लाइक ज़रूर करेंगे, कि लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है और हमारा प्रयास सफल लगता है। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो आप हमें अपना कमेंट बॉक्स से अपना सुझाव देंगे। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी मदद करेगा, यानी हेल्पफुल होगा। यह चैनल सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा चलाया जाता है, तो आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो भी मिल जाएगी। दोस्तों आज हमारे कल प्लेलिस्ट में एक वीडियो गया है NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के और CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो अभी आपको पता होगा कि रेलवे, बैंकिंग और IBPS तीनों के एग्जाम से रिलेटेड एक नया न्यूज आया है कि अब तीनों का एक साथ ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाएगा, यानी CET किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में होगा, उसे आप देख के अच्छे तरह से उसमें समझ लेंगे ये क्या क्या चेंजिंग हो जा रही है, क्या IBPS खत्म हो जाएगा या रेलवे का खत्म हो जाएगा या SSC खत्म हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी वीडियो में दी गई है। उस वीडियो को आप निश्चित रूप से देखेंगे, वह वीडियो आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। उसमें आपको हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी, कैसे तैयारी करना है, किस चीज़ का अस्तित्व रहेगा, किसका अस्तित्व नहीं रहेगा, कैसा एग्जाम होगा, कितना जैसे +2 का भी रहेगा, 10th का भी रहेगा और ग्रेजुएशन, इन तीनों पे एग्जाम रहेगा। कब एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, पूरी डिटेल के साथ उस वीडियो को बनाया गया है। तो वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उसे भी देखना ना भूलेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं दे दूँगा, उसे आप देख लेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।